जी, प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आज का जो ताज़ा तरीन खबर है, मर्ग बर सरमचार यानी कि डेथ टू द टेररिस्ट और गुरिल्ला फाइटर्स, और इसका रेफरेंस है वो जो ईरान की तरफ से ईरान में मौजूद कुछ लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में पहले बाकायदा बहुत सी सरगर्मियाँ इस तरह की दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। और पाकिस्तान ने आज बाकायदा हमारी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने ये बताया कि जी इसके कई डोसियर्स जारी किए गए थे, लेकिन उसका कोई खातिर खा कोई रिस्पॉन्स ना मिला ईरान की तरफ से। हालांकि जब उनकी धरती से अगर कोई ऑपरेट करता है किसी दूसरे सॉवरिन मुल्क में जिसकी खुद मुख्तारी और सलामती जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गारंटीड है, तो फिर पाकिस्तान का एक बाकायदा बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत और कानून फितरत के तहत भी हमें अपना दिफा करने का हक था, जिसके लिए पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया, जिसका भी मैंने जिक्र किया। और उस पे साथ साथ लेकिन पाकिस्तान ने ये वजाहत भी कर दी है कि हम ईरान की सालमियत, इलाकाई सालमियत को और ख़ुद मुख्तारी को कदर की निगाह से देखते हैं और हमारे बरादराना तल्लुकात हैं। और लेकिन ये भी एक बात सामने आई है कि वो जो वहाँ पे जिन लोगों ने ये सरगर्मियाँ करते रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें बहुत से लोग पाकिस्तान ओरिजिन के थे, यानी पाकिस्तान ही से जाके उस एरिया में सेटल और पनाह लिए हुए थे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे थे, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे ख़वातीन, बच्चों, निहत्ते लोगों को, पाकिस्तानियों को। तो ये एक बड़ा नाजुक मसला है। लोगों ने अब तरह तरह की इस पर तज्ज़िये भी शुरू कर दिए, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें ये बातें थोड़ी सी हम आज डिस्कस करेंगे कि जी भारत का उस वक्त कोई लोग मिले और भारत की माँ पे हुआ, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। तीसरी जंग अज़ीम हो जाएगी, ये भी एक वाइल्ड गैस है। बहरहाल इनको एड्रेस करने के लिए हमने आज स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब नज़ीर हुसैन साहब को। आप साबिक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी हैं सर, हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर गज़फ़र सैयद साहब, और आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर गज़फ़र सैयद साहब, आप दिफाई तज़कियाकार हैं, सीनियर तज़कियाकार। जनाब आपको खुशामदीद कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही से आगाज़ करूँगा। ये जो पाकिस्तान में पहले मैं ये बात कह दूँ कि चूँकि हम भी अवाम में घुलते मिलते हैं, तो लोगों ने आज बड़ा एक हौसला अंदर लोगों ने फील किया कि पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है सलाहियत कि अगर हमारी तरफ कोई मैली आंख से देखे तो हम उसका एक बाकायदा जो हमारा कानूनी हक है वो हम उसका जवाब टिट फॉर टैट दे सकते हैं। आज लोगों को अभिनंदन वाला वाकया भी याद है। सो ओवर टू यू ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो सैफ साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये कोई खुशी का मुकाम नहीं है, एक बड़ा दुख का मुकाम है कि दो इस्लामी ब्रदर मुल्कों के दो इस्लामी ब्रदर मुल्क, और इससे बड़ा दुख ये है और सेटिस्फेक्शन एक उसके साथ है। दुख ये है कि ईरान ने इसका स्टार्ट किया, और सेटिस्फेक्शन ये है कि पाकिस्तान जो बहुत अरसे से एक तहम्मुल की पॉलिसी पे चल रहा था, बावजूद इसके कि ईरान की तरफ से बहुत दफा बहुत सारे वाकयात हुए जी, तो पाकिस्तान ने तहम्मुल का फिर भी मुजाहरा करते हुए एक दिन इंतजार किया, कोशिश की कि ईरान की तरफ से शायद कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें वो माजरत आ जाए, कोई वजाहत आ जाए, कोई वजाहत आ जाए जी। और जब नहीं आई तो फिर पाकिस्तान वो हक महफूज रखता है एज ए सॉवरेन नेशन, ठीक है, कि आप इस किस्म की जंगी जारहाना कार्रवाई के ऊपर अपना रद्द अमल फिजिकल तरीके से दे, ठीक है, क्योंकि जारहाना कार्रवाई के ऊपर जो जंगी असूलों में आती है उसके ऊपर लफ्जी रद्द अमल को मायने नहीं रखता, ठीक है। और आलम ब्रिगेडियर साहब, हमने कई डोसियर्स पहले भी दिए हुए हैं उनको, जहाँ कई मरतबा दिए डोजियर्स के साथ ही अपना जो सैफ साहब एक तारीख है इसकी जी, और आज उस तारीख और आज उसके साथ एक जो सेटिस्फेक्शन का मामला है वो ये है कि ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो लोग मारे गए वो ईरानी नहीं थे। हाँ, वो कहते हैं ईरानी नहीं थे जी। तो बताइए वो बाहर क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि जो चीजें पाकिस्तान कहता रहा है जी जी कि आपके इलाके में BLA, BRA और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों के हेडक्वार्टर मौजूद हैं जिनको आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी सुपरवाइज कर रही हैं,
एक तो मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूंगा कि ईरान ने ये कहा है कि जैशुल अदल जो है ये पाकिस्तान में है और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। तो सैफ साहब ये चीज यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि जो जंदुल्ला बनी थी, जिसकी ऑफ शूट अब जैशुल अदल बनी है, जंदुल्ला जो है वो ईरान के अंदर बनाई गई थी सीस्तान में। हाँ जी, हाँ जी। जंदुल्ला जब बनी थी उसका पहला नाम जो था वो था पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ईरान, PRMI, और ये 2003 में बनी थी। और इस PRMI का अगर उस वक्त का आप मैंडेट उठा के देखें तो वो सीस्तान के अंदर वो ये कहते थे कि हमने ये मूवमेंट बनाई है जो हम सुन्नी मुस्लिम्स है ईरान में उनके हकूक के लिए लड़ना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये ईरान के अंदर जंदुल्ला बनी थी, सीस्तान में बनी थी, वो सुन्नी मुस्लिम्स इन ईरान उसके लिए वो ईरान के इंस्टॉलेशन पे और टारगेट पे हमला करते थे। फिर जब इसके जो बनाने वाला जो था इसका जो वो अब्दुल मालिक रेगी, उसको जब मारा गया, उसको जब डेथ पेनल्टी हुई तो वो ईरान के अंदर हुई ना 2010 में। जी जी। फिर मुल्ला ब्रिगेडियर साहब वो मेरा पाकिस्तान के साथ भी उनकी कोई स्कर्मिशेज हुई थी मेरा ख्याल है। मैं यही अर्ज, लेकिन मैं जो चीज आपकी तरफ कन्वे कर रहा हूं वो ये है कि जंदुल्ला इज एन ईरानियन ऑर्गेनाइजेशन, ईरान के अंदर बनी थी। कता नजर इसके कि वो किस मसलक से है तो ईरानी है, वो ईरान के अंदर बनी। एग्जैक्टली। ईरान में आज भी मौजूद है। अब उसके साथ साथ मुल्ला मंसूर अख्तर को मारा गया, कहां मारा गया? ईरान के अंदर अमेरिका ने टारगेट किया। मुल्ला मंसूर अख्तर 2 महीनों से ईरान में क्या कर रहा था? जब अब्दुल रेगी को फांसी दी गई तो उस वक्त ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी जो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, उनके ईरानी के अपना उन्होंने ये कहा था कि जी उन्होंने कुछ तस्वीरें रिलीज की थी, जो तस्वीरें अखबारों में छपी और ये कहा गया कि रेगी जो है ये अपनी डेथ सेंटेंस से पहले अफगानिस्तान में एक अमेरिकन बेस के अंदर मौजूद था, वहां से ये आया था। फिर उसके साथ साथ ईरानियन स्पीकर ने 2007 में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जंदुल्ला को वो भी फाइनेंस कर रहा है और हमारे खिलाफ लड़ा रहा है। तीसरी चीज है, सैमुअल हश ने जुलाई 2008 में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उसने कहा था कि जॉर्ज बुश जो है उसने, और वो टेलीग्राफ में ने उसको रेफर किया था कि बहुत सारे ब्लैक ऑपरेशन ऐसे हैं जो अमेरिकन करते हैं और उसके अंदर जंदुल्ला भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब यह है कि जंदुल्ला से पाकिस्तान का कोई लिंकेज बनता नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे BLA और BRA के साथ मिलकर। जब पंजगूर में पाकिस्तान के FC के बेस पे हमला हुआ है, वो हमला जो है वो जंदुल्ला के लोगों ने किया था और उनमें से कुछ ऐसे ऑपरेटर थे जो अफगानिस्तान से आके ईरान के सीस्तान प्रोविंस में ठहरे थे। फिर आपको याद होगा कि जब कुलभूषण यादव का केस हुआ था, वो भी ईरान बेस्ड था। कुलभूषण यादव ने क्या कहा था कि मेरा चाबहार में हेडक्वार्टर है और कुलभूषण यादव वहां ऑपरेट कर रहा था। कुलभूषण यादव ने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये कहा था। ब्रिगेडियर साहब कथा कलामी, मैं चाह रहा हूं कि ये तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान की ब्लेसिंग से कर रहा था वो ऑपरेट, ऐसा तो नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं जो उसने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये कहा कि मुझे वहां पे बहुत सारे ईरानियन बिजनेसमैन थे जिनके साथ मैं मिलकर ऑपरेट कर रहा था। अब उसके साथ साथ आइए, ईरान की 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। एक है DAI जो डिफेंस, वो जो काउंटर टेररिज्म का काम करती है, उनको पता है कि कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद है। दूसरी उनके अंदर है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करती है और उसको ओवरसी करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। और उनके मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस हैं वो है इस्माइल कामी जो उनके मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस है। फिर उसके तीसरी उनकी एजेंसी है जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन IRGC-IO, वो ईरान की मिलिट्री के अंडर काम करती है। आप मुझे बताइए, इन 3 इतनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए क्या ये पॉसिबल है कि वहां पे रॉ के जो ऑफिसेज हों, जो जब जनरल राहील शरीफ 2016 में गए थे और उसका उन्हें पता ना हो? ये तो मुमकिन नहीं है। रूहानी को उन्होंने बताया था कि आपके मुल्क में रॉ के फ्रंट ऑफिसेज काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि ईरान को नहीं पता था कि वहां? तो इसका मतलब है जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया
जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, लोगों को मरवाया, उसने कहा मैं दहशतगर्दी फाइनेंस करता था, तो इसका मतलब है कि फिर ईरान भी उसमें इन्वॉल्व था हमारे लोगों के खून में। तो पाकिस्तान को 3 मिसाइल फिर मार देनी चाहिए थे चाबहार में, जो 70 किलोमीटर है गवादर से, एक आपको लॉन्चर। लेकिन पाकिस्तान ने तो रेस्ट्रेंट शो किया ना जी, कब मार देते हो आप उसके कुलभूषण यादव के हेडक्वार्टर पे, या पाकिस्तान ने मिसाइल मार दिए। पाकिस्तान ने तो फिर भी चीजों को पॉइंट आउट किया कि भाई आप क्या, अभी हरब यार मरी को देखें, वो क्या कहता है कि मैं ईरान जाता हूं, ईरान से अफगानिस्तान जाता हूं, वहां से मैं स्विट्जरलैंड चला जाता हूं। बरमदाद बुख्ती क्या कहता है? कहता है जी हमारे ईरानियन के साथ भी ताल्लुकात है, क्योंकि वो भी बलोच है, हम भी बलोच है। हम जाते हैं यहाँ से ईरान से, वहां से अफगानिस्तान, फिर हमें पैसे देते हैं वो ईरानियन भी, हम जाके स्विट्जरलैंड में डिजाइनर सूट खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही थी वो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस तरह रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन अब तो मेरा ख्याल बहुत इनफ इज इनफ नाउ, मेरा ख्याल है। नहीं, इनफ इज इनफ, इट वाज इनफ वेरी वेल बिफोर, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट रिटेलिएट। अगर अब आप जंगी जुर्म में मुब्तला होंगे जी, मतलब मुझे बड़ा अफसोस है, बड़े दुख की बात है सैफ रहमान साहब, कि ईरान ने एक ऐसा रैशनल बना के जो हकीकत पे मुनसिब नहीं है, उन्होंने मिसाइल मारा, क्या हुआ? 2 बच्चे शहीद हुए। तो क्या बच्चे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे? हाँ, और कोलेटरल वाला चक्कर कोई नहीं, डायरेक्ट हिट ही गलत जगह पे किया। डायरेक्ट हिट में 2 बच्चे शहीद हुए। फिर वो जहां पे मारा, पंजगूर से 70 किलो, वो पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे आबादी रहती है, आबादी के अंदर जाके दहशतगर्द रहते हैं। अब पाकिस्तान में जो मारा, वहां पे गैर मुल्की कहते हैं जी मारे गए। वो गैर मुल्की कौन थे? वो वही मिसिंग पर्सन टाइप लोग हैं जिनको ईरान सुपरवाइज करता है, फाइनेंस करता है। इससे बड़ा शर्मनाक है, ईरानियन लीडरशिप शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, चले अब आप नहीं कर सकते जी, चले नजीर, आप नहीं हो सकते। नजीर साहब का भी मुसलमान क्या, देखिए मुसलमान क्या मुसलमान को मारने के लिए बना है? हाँ, ये असल बात तो ये है। चले नजीर साहब का टेक लेते हैं। जी नजीर साहब, बात तो बड़ी उम्दा है कि मुसलमान का मुसलमान होना एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तो है ना, एक आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी तो है, बरादराना मुल्क भी है, पाकिस्तान रिस्ट्रेंट भी शो करता रहा है। चले इसका भी एक बैकग्राउंडर भी आ जाता है, मौजूदा करंट सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। एक साथ साथ एक और चीज को भी एड्रेस करें कि आज तर्जमान जो थी फॉरेन ऑफिस की, उसने अनगवर्नड स्पेसिस का भी जिक्र किया, तो उसको भी इसमें शामिल करके योर टेक नाउ जनाब। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब, और ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक पस मंजर सारा बयान किया। इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा इसको स्लाइटली और एंगल से ठीक है देखता हूँ कि टाइमिंग क्यों ऐसी है। हाँ, टाइमिंग, ये कोई पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म या ईरान के अंदर टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये तो एग्जिस्ट कर रही है कब से ही, इट इज देयर फॉर डिकेड्स। ठीक है, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, टाइमिंग क्यों सिलेक्ट की गई? ये जो वक्त था करने का, जबकि ईरान खुद गजा के कॉन्टेक्स्ट में, मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम इन्वॉल्व नहीं कहेंगे, लेकिन इंगेज्ड है, और ग्लोबल कम्युनिटी जो है उनको कुछ ब्लेम भी करती है इसकी वजह से। तो एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज हॉट परसूट, जो कहा जाता है टेक्निकली कि अगर किसी कंट्री में कोई टेररिस्ट हैं और उनका यह ख्याल है कि वो किसी और टेरिटरी से आ रहे हैं, ठीक, तो अगर वो उनको चेज करते हैं तो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड हॉट परसूट। ठीक है, अब हॉट परसूट का कोई प्रोविजन नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, यानी हॉट परसूट कांट बी डन, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर टेररिस्ट फॉर एग्जांपल टेरिटरी ए से टेरिटरी बी में जाए और टेरिटरी ए वाला बी में आगे डायरेक्ट अटैक कर, बॉर्डर क्रॉस करके, हाँ, जिनको सैंक्टिटी हासिल है वो उनको जाके अटैक करे, तो ये टेक्निकली दिस इज अ हॉट परसूट, चाहे वो बाय लैंड क्रॉसिंग है या एयर स्पेस भी अगर यूज होती है, ठीक है, हॉट परसूट। तो हॉट परसूट जो है इट इज इलीगल, नंबर 1। इसके ऊपर पाकिस्तान के पास पूरा इख्तियार है और राइट है कि यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ कंप्लेंट करे और लॉन्च करनी चाहिए। हाँ, इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इट्स नॉट अ बायलैटरल इशू, ठीक है, इट इज अ मल्टीलैटरल एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ सर्टेन
रेजोल्यूशंस भी हैं और नॉर्म्स भी हैं और Norms भी वैल्यूज हैं, भी हैं बिल्कुल। ग्लोबल कम्युनिटी के पास। तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ों के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ईरान हैज़ कमिटेड हर परसूट, और ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नंबर 1। नंबर 2, यूज़ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। हाँ आपने कुलभूषण का नाम लिया, हाँ हाँ, ठीक है। हमारे दूसरे साइड पे भी इसी किस्म की एक्टिविटी पाकिस्तान के अगेंस्ट की गई। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का जो इस्तेमाल है, अगेन दिस इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन इन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। ठीक ये है। बिल्कुल नहीं हो सकता। चूंकि अभी गेडर साहब ने इसको रेफर किया कि कुलभूषण भी वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, और BLA या BLF या और भी जो मिसक्रिएंट्स हैं बलोच ओरिजिन के, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन अ वे आपकी सजेशन यही थी कि उनको लोकल सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अगेन दिस इज टोटली फॉरबिडन अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर, कि आप इस किस्म की एक्टिविटी अपने दूसरे कॉलीग सॉवरेन स्टेट के साथ नहीं कर सकते। नहीं कर 2 सकते। पॉइंट हो गए, ठीक है। इसके ऊपर करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्यों किया ईरान ने। हाँ ये नई बात नहीं है। आया कि जिन्होंने ये कमिट किया, ये एक्टिविटी की, जिन्होंने वो मिसाइल लॉन्च किए, डिड दे हैव द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी इन ईरान? हाँ है कि और क्या लेवल क्या है उसका, कि दिस इज इन अ वे नहीं, डिक्लेयरिंग जो वॉर। इक्विपमेंट कौन सा यूज हुआ है, उनका जो भी मिसाइल वगैरह आए हैं, हाँ, तो वो तो उनका जो मिसाइल का एक लॉन्चिंग पैड होगा, वो तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में ही होगा ना। नहीं देखें, जो भी ऑर्गेनाइज मिलिट्रीज हैं, स्ट्रे मिसाइल तो नहीं है ना, कोई स्ट्रे तो देखें, नहीं कि अचानक ही आ गया। अगर या तो रोग एलिमेंट्स है नंबर 1, या तो अच्छा, ये भी ये भी एक कियास है, प्रिजम्पशन हो सकती presumption है। हैं? ठीक है। मेरा सवाल ये था कि अगर ये स्टेट लेवल की एक्टिविटी है, यानी स्टेट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, ये आप कह सकते हैं। मकसद यही कहने का है, कि- तो व्हाई वुड दे डू इट? और अगर हुआ है जो हुआ है, तो किस लेवल की अप्रूवल है? हाँ। आया कि वो लोकल कमांडर की अप्रूवल है, सर, या वो बात नहीं करना। डिफेंस मिनिस्ट्री के लेवल की अप्रूवल है? हाँ और चूंकि ये आप नेबरिंग स्टेट में कर रहे हो, हाँ आप अपने, जिससे आपने कहा, एक इस्लामिक कंट्री के अंदर हाँ, कर रहे एक कॉमन आइडेंटिटी तो है ना, फिर कर भी रहे हैं, भाई। नहीं हाँ, आप कर रहे हैं, हाँ। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आया कि किस लेवल की अप्रूवल है? आया कि ये अप्रूवल, लेकिन इसको जरा अगर आप इस तरह रियलिटी चेक करें कि जो आज उनकी स्टेटमेंट आई उनके हाँ। डिप्टी गवर्नर की इस हाँ। एरिया के, तो उसने इस तरह किसी हद तक कंडेम भी किया है थोड़ा सा, कि वैसे तो उसने कह भी दिया है मैं इसी की तरफ कि आ रहा हमारे था। यहाँ 2 खवातीन भी मरी हैं, मैं लेकिन बाकी सब लोग बाहर के थे। मैं जी इसी तरह, अगर उन्होंने देखें, अगर उन्होंने पाकिस्तानी रिटेलिएटरी स्ट्राइक को कंडेम किया है, वो एक चीज़ है। जी। आया कि उन्होंने अपने एक्शन को कंडेम किया है? हाँ। असल इशू तो ये है जो नहीं किया। जो नहीं किया। हाँ। इसका मकसद है कि इसके पीछे स्टेट है, हाँ। हम प्रिज्यूम ये करेंगे, बाय इन्फ्लुएंस हम ये कह ठीक सकते हैं कि है। ऐसा लेकिन है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, कोई भी रैशनल थिंकिंग ऑफिशियल कांट डू इट। ये कांड नहीं कर सकता। हाँ। इसकी वजह कि ये इशू नया नहीं है, ये प्रॉब्लम भी नया नहीं है, और ये टेंशन तो चल और रहे हैं ना बड़ी देर से। पाकिस्तान उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहा है, हाँ। और डिप्लोमेटिक चैनल से एक्सचेंजेस होती रही हैं। बट व्हाई दिस वन? अब इससे एक सवाल और भी उठता है हाँ। कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझ के ये जो गजा कॉन्फ्लिक्ट है, अच्छा, इसको इसका ये कोई बाई प्रोडक्ट है या उसी कोई? की कॉन्टेक्स्ट में है अच्छा। कि बाकी जो रीजन के कंट्रीज हैं वो भी समहाउ इन्वॉल्व हो जाएं, नंबर ठीक है। 1। नंबर 2, ऐसा तो नहीं है कि ईरान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे गजा में, वो जो ऑपरेशन हुआ और वो अचीव नहीं हुए, अचीव नहीं हो रहे थे? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, हाँ। क्योंकि 24,000 लोग मारे जा चुके हैं और उससे कई गुना ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। कोई 40-50% हाउसिंग जो उनका स्टॉक है, आपका मतलब ये साइडलाइन फ्रंट फिर खोला गया, ये एक टैक्टिक्स हो सकता है सॉर्ट ऑफ ए क्रॉलरी अरेंजमेंट जो आप कि कह रहे हैं। आप उससे तवज्जो हटाना चाह रहे हो, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, या आप लार्जर कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोक कर रहे हो। हाँ। आप लेकिन प्रोवोकेशन Contract- खुद बड़ी खतरनाक चीज है ना। प्रोवोक कर रहे हो। हाँ। अब दुनिया की जो नजरें हैं वो गाजा से हटी तो नहीं है,
लेकिन वो जो अटेंशन था वो शेयर हो गया, शेयर हो गया, वहां भी है, वो डाइल्यूट हो गया फोकस, यहाँ हो जो गया गाजा वाला नंबर वन फॉर द टाइम बिंग कह लें, फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। तो ये यूजिंग नॉन बहाना करके नॉन स्टेट एक्टर्स का हॉट परसूट पे जाना और इस सेंसिटिव पीरियड में इस किस्म की कार्रवाई करना, और वो कार्रवाई फिर आया कि मेरा फिर सवाल ये होगा कि ईरान मस्ट एक्नॉलेज कि ये किस लेवल के ऊपर जाके अप्रूवल हुआ है, क्योंकि ये डिटरमिन करेगा कि ईरान के फ्यूचर इंटेंशंस क्या है। ठीक है नज़ीर साहब, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक। तो नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन साहब, साबिक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी, और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजफर साहब। जी ब्रिगेडियर गजफर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी नज़ीर साहब ने ये पॉइंट आउट किया और आपने भी बताया, मैंने आपसे भी सवाल किया, ब्लेसिंग, पैट्रोनेज, चले वो भी छोड़ दें, लेकिन एक सवाल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस जो भी वहाँ पे रिएक्शन आया या यहाँ पे जो उन्होंने एक्शन किया, क्या ये कोई नी जर्क किस्म का एक्शन था जो एक लोकल कमांड लेवल पे था? और जिस तरह भी नज़ीर साहब ही कह रहे थे कि अगर कहीं किसी टारगेट को हिट भी करना हो, मिलिट्री टारगेट, कोई ऑपरेशन हो मिलिट्री, तो टारगेट को हिट करने से पहले बाकायदा वो आइडेंटिफाई होता है, पूरी ऑथराइजेशन होती है हाई लेवल पे या मिडिल टीयर लेवल पे। ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस उसके मुताबिक मुख्तलिफ होंगे, अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे हो या दरमियाने लेवल पे या लोकल। इसके हम चाह रहे थे कोई डायनेमिक्स और इसका जो ऑपरेशनल थोड़ा होता है ये सिस्टम, वो भी हमें थोड़ा नाज़रीन को एक्सप्लेन कर दें जनाब। जी साहब, जहाँ तो ऑपरेशनल, देखिए पाकिस्तान इंडिया दोनों नेशन स्टेट्स हैं जी, दे हैव देयर ओन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक और है, दोनों सॉवरेन स्टेट हैं। तो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जब भी आपने कोई जाहरियत करनी होती है या कोई भी इसी किस्म का एक्शन करना होता है या कोई भी स्क्रिमिश में इन्वॉल्व होना होता है, तो उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल रिस्पांस, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक तो फौज, नेवी, एयरफोर्स, जिसके भी रैलम में वो काम हो रहा है उससे होता है, ठीक है, और वही उसकी टेक्निकलिटीज को वर्कआउट करते हैं। जैसे आपने बालाकोट में देखा, हाँ जी, एयरफोर्स ने किया था, एयरफोर्स ने तमाम के तमाम एक ऑपरेशनल प्लान तरतीब दिया था कि कितने जहाज जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर उड़ेंगे, कितने सिंध के ऊपर उड़ेंगे, कितनों को आप डाइवर्ट करेंगे, कितनों को आप डिसीव करेंगे, कहाँ पे हम जाके जैमिंग करेंगे। और उस तमाम चीजों की जब वो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जॉइंट सर्विसेज लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, डिस्कशंस होती है, तो उसकी अप्रूवल हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आती है। जैसे कारगिल का जो ऑपरेशन था उसकी नवाज शरीफ ने अप्रूवल दी थी, बाद में वो हमें उससे इनकार करते हैं, पर नवाज शरीफ को पूरे का पूरा प्लान प्रेजेंट कर दिया था, उन्होंने कहा था अल्लाह अकबर चढ़ जाओ। तो अब बात यह है कि इसी चीज पे आप जाएं ईरान के अंदर। मैंने आपसे अर्ज किया कि ईरान के अंदर दो सिस्टम है। ईरान के अंदर बाकायदा इंटेलिजेंस के लिए एक मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस होता है जो आजकल इस्माइल खतीब साहब है, जिस तरह चाइना में भी है मेरे ख्याल। जी हर जगह यही है। हाँ, चाइना का भी एक मिनिस्ट्री है पूरी जी। तो आप ये यहाँ पे ये सोचना कि ये काम जो है ये ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के हट के किसी डीप स्टेट के एक्टर ने किया है और उसने 1400 किलोमीटर का जो है वो मिसाइल लॉन्च कर दिया है, सफर तय किया, पूरी वो सफर तय किया है। हाँ। तो ये अकल को अपील नहीं करता। ठीक है, इतनी कोई इनिशिएटिव ब्रिगेडियर जनरल काज़मी जो उनका IRCG की इंटेलिजेंस का इंचार्ज है, वो इतनी बड़ी चीज मोहम्मद काज़मी उनका नाम है, वो ले नहीं सकते। फिर आपको पता है इसी की कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा, अगर आपने इसको एनालाइज करना है कि इससे पहले ईरान ने इराक में एक हमला किया, अरबील में, कुर्दिश टाउन में, जहां मुसैद का हेडक्वार्टर था, उसको हिट किया गया। फिर एक सीरिया में हमला हुआ जहां कहा गया कि ISIS का हेडक्वार्टर था। तो ये जो 1, 2, 3 तवातुर से जो हमले हुए हैं, ये किसी भी तरीक़ेकार से पॉलिटिकल लीडरशिप की कनाइवेंस के बगैर नहीं हो सकते। इवन अमेरिका में आपको पता है कि जब उनको किसी एसेट्स को भी टारगेट करना होता है तो वहां पे वो जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट की मंजूरी लेती है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि वहां पे एक सवाल रेज हुआ है कि इजराइल को जो डिफेंस इक्विपमेंट, जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई हो रहा है, उसके अंदर कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं गई और जो बाइडेन ने अपने लेवल पे वो फैसला किया, तो वहां पे सवाल उठे हुए हैं उनके कांग्रेस में। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रिगेडियर साहब, एक तो उनके पास ऑथराइजेशन ऑफ है ना कोई इस तरह का डिफेंस, क्या उसका
कि वो तो उन्होंने एक बनाया भी हुआ है ना कि हम किसी जगह भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस ऑथराइजेशन के लेवल है और कुछ उसकी कदगंज है, ठीक है, जिसके अंदर रह के आपको काम करना हो, यानी उसकी प्री कंडीशंस हैं, कोई उसकी प्री कंडीशंस है जिसके अंदर रह के, ये नहीं है कि आप उठाएं और पूरी दुनिया में जाके ऐसे मुंह उठाया तो जाके जा। ठीक है। अब इसके अंदर जो ये चीज हम बात कर रहे हैं उसमें ये तो कोई शक नहीं है किसी भी किस्म का। आपको पता है पाकिस्तान का निगरान प्राइम मिनिस्टर है जिसकी उतनी यूटिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी वो वापस पाकिस्तान पहुंच गया। आपका फॉरेन मिनिस्टर युगांडा में था, वो भी वापस आ गए हैं पाकिस्तान। तो और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो साफ जाहिर है उसमें आर्मी एट इट्स ओन नहीं कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की कनाइमत से कर रही है, क्योंकि एक होता है ऑपरेशन, एक होता है मेरा ख्याल है अगर मेरी इस्तदाई है कि कॉन्नाइवेंस की बजाय अप्रूवल कह रहे तो बेहतर है। अप्रूवल जी, सॉरी आप कॉन्नाइवेंस के साथ इसको किसी और तरफ अप्रूवल आप कह लीजिएगा, कंकरेंस कह लें, अप्रूवल कह लेंगे जी। दूसरी बात ये होती है कि इस किस्म की चीजें में आपके पास एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्ट्री के बैठे हुए हैं जी जी। सोचा ये जाता है कि जब हम ये काम करेंगे तो आपको फॉरेन में बाहर के मुल्कों के लेवल से आपने क्या नैरेटिव अडॉप्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल क्या स्टांस आपने लेके चलना है। तो ये ब्रीफिंग होती है बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री की और कि जी आप हम इसके ऊपर ये नैरेटिव प्ले करेंगे, ठीक है, समझे ना। तो बात ये है कि इस तमाम चीजों में अब जब ये चीजें हो रही हैं, मुझे याद है हमारे यहाँ मुशर्रफ साहब के जमाने में एक ईरान का इंटेलिजेंस बाकायदा 25 लोगों का विजिट आया था पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, गिव देम अ वेरी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, उनकी हमारे से बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज की गई। तो ये जो चीजें हैं इसमें ये तो आप तेज है। दूसरा है मिसाइल लॉन्च करना। तो अब ये चीजें देखे ना, आप कह रहे थे ना ईरानियन आया था इंटेलिजेंस का एक डेलीगेशन, एक डेलीगेशन आया था जो बाकायदा जिसने हमारे साथ इंटरेक्ट किया था, उनको हमने बड़ा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया था और बहुत सारी चीजें उनके साथ डिसाइड की गई थी और उसके बाद से बहुत सारी चीजें दरमियान में चली भी हमारी फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से। दूसरी बात अगर आपको याद हो शाह साहब कि पाकिस्तान ने, अमेरिका ने पाकिस्तान पे एक इल्जाम लगाया था और एबीसी में स्टोरी छपी थी कि जी पाकिस्तान जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। हाँ हाँ, ये बाकायदा एबीसी पे और टेलीग्राफ पे ये पूरी की पूरी स्टोरी छपी थी और मुझे याद है वहां पे उसको जिस वो गालिबन ब्रायन रॉस था एबीसी न्यूज का या कौन था जिसने इसको छापा था और फिर उन्होंने वो अपनी स्टोरी पे, पाकिस्तान ने डिनाई किया लेकिन वो अपनी स्टोरी पे स्टैंड रहे। तो यानी पाकिस्तान वहां तक मदद करता रहा। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि जवाहर के जमाने में एक ईरान ने एक डेथ स्क्वाड पाकिस्तान में भेजा था, 4 लोग हो गए मुजाहिदीन खल्क के लोगों को टारगेट करने के लिए, वो भी यहाँ पे पकड़ा गया था। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान और ईरान की बायलैटरल रिलेशन में, अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहे, हम एक दूसरे के साथ मिलके चलते रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आता, मुझे कोई लॉजिक मेरे जहन को कबूल करने के तैयार नहीं है कि एक ऐसे वक्त में जब गजा में किलिंग हो रही है, मुसलमानों का रैम्पेज हो रहा है, नस्ल कशी ईरान की इजराइल की हो रही है और उस नस्ल कशी के ऊपर साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में केस फाइल किया हुआ है। जी। उसकी हियरिंग हो रही है। साउथ अफ्रीका के वकील वो इजराइल की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर रहे हैं, 82 पेजेस रिपोर्ट जमा कराई हुई है और दुनिया की नजरें उस पर लगी हुई हैं। तो मैं तो ये मतलब मेरा जहन अपील नहीं करता, लेकिन मेरे जहन में ख्याल जरूर आता है कि क्या ईरान और इजराइल आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, क्या इजराइल ने ईरान को कहा कि आप ये काम करो ताकि आलमी अदालत इंसाफ से और गजल में जो हम नस्ल कुशी कर रहे हैं उससे दुनिया की नजरें हट के इस इशू की तरफ चली जाएं? मुझे तो ये लगता है कि ईरान और इजराइल कोई आपस में इन कॉन्टेक्ट है। लेकिन ईरान का जो पोस्चरिंग है वो तो हमेशा एंटी इजराइल रही है हमेशा। नहीं, मैंने कहा ना कि मेरा जहन अपील नहीं करता, लेकिन लॉजिक तो बनता है ना। ठीक है, कि अब दुनिया वहां से नजरें, इजराइल चाहता होगा कि इजराइल की नस्ल कशी से आप नजरें उठाएं और इस नए इशू की तरफ कंसंट्रेट कर लें। चले, मैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब का भी लेते हैं। जी सेक्रेटरी साहब, ये सूरत हाल है कि ये ऐसा भी हो सकता है कोई वाइल्ड गैसेज ये भी चल रहे हैं। खैर मैं तो उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता कि इट विल लीड टू एन एस्केलेशन, बहुत बड़ी वॉर हो जाएगी। कई लोग तो अब तीसरी जंग अजीम भी कहने लग पड़े हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वाइल्ड गैस है, क्योंकि अब दुनिया कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक, वो तो चक्कर ही नहीं है। लेकिन ये कोई बाय अरेंजमेंट तो नहीं है कहीं पे कि पाकिस्तान और ईरान के इंटेलिजेंस आपस में मिल बैठे हों कि यार चलो एक असीम मार देंगे, 2-3 तुम मार दो, दहशत गर्दा उनसे ज़रा निपटी है, तो उनको मैसेज चला जाए, कुछ ऐसा तो नहीं।
एज ए एनेक्डोट हाँ तो ठीक है, ठीक है, एनेक्डोट, हाँ, जो आजकल बड़े चल रहे हैं। लेकिन जब आप दो सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान हाँ इंटरेक्शन की बात करते हो, हाँ चाहे वो हॉस्टाइल हो चाहे वो बिनाइन हो, दिस वुड बी अ लिटिल, हाँ, मेरा ख्याल इट्स टू वाइल्ड गेस। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए। अगर दोनों ने अपने अपने एरियाज में ये जो पर्टिकुलर बलोच इंसर्जेंसी है जो अफगानिस्तान वहाँ भी है और इन अ वे थोड़ी सी अफगानिस्तान में भी ये तो है, उनको भी डिस्टर्ब कर रही है ना। डिस्टर्ब करती है, तो वो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि दे ज्वाइन हैंड्स, हाँ, यू नो, दे शेयर इंटेलिजेंस एंड, और जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि हम करते भी रहते हैं, हाँ, आप भी बता रहे थे कि हम नंबर करते रहे हैं। 2, और जो एक्टिविटी करनी भी है वो भी कोऑर्डिनेट करके की जा सकती है, ठीक है, ना कि एक हॉट परसूट टाइप एक्शन लिया जाए जो दुनिया ने देखा, हाँ, और इससे ईरान और एक रोग स्टेट इट हैज रंग अलार्म बेल्स थ्रू आउट द एब्सोल्युटली ग्लोबल कम्युनिटी। इसके वजह से ईरान पहले भी उनका कोई अच्छा इमेज नहीं है दुनिया में, इसके बाद इवन मुझे भी कोई ये इसमें मुश्किल नहीं होगी कहने में कि ईरान इज अ रोग स्टेट। ईरान एक्ट करता है ग्लोबल लॉ जो है उससे बाहर होके, ठीक है, और जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, अगेन आई विल कॉल, हमें शक पड़ रही है कि दे आर रोग इंस्टीट्यूशंस, कि वो काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। तो इन अ वे उन्होंने अपने मुल्क को एक और मुश्किल में डाल दिया है, हाँ, जो इस मुश्किल से निकलना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर नाउ? हाँ, देयर कैन नॉट बी ए परपेचुअल वॉर, हाँ, and there cannot be a perpetual hostility. इट इज इन नोबडीज इंटरेस्ट। ये हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, और खासकर जबकि दो नेबर हैं, दो नेबर कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, और दो इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकती। ठीक और है। तीसरा जो आपने कहा और नेक्स्ट डोर नेबर है, और ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इस वक्त जो गजा में सूरत हाल है और जिस किस्म की एक्विजिशंस इनके खिलाफ लग रही हैं ईरान हाँ, के खिलाफ, उनकी रोशनी में तो मेरे ख्याल में ये कोई रैशनल डिसीजन नहीं है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। हाँ, मेरा सवाल यह है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस्केलेशन नंबर 1, हाँ जी, है एस्केलेशन है, नो, नंबर 1। नंबर 2, आया कि हम इसको कूल डाउन करें और डीएस्केलेट करें, सिर्फ एक्टिविटी को डिस्केलेट ना करें, नैरेटिव को भी डीएस्केलेट करें, बयानबाजी को भी इस वक्त हमारे नैरेटिव्स इन कॉन्फ्लिक्ट हैं दोनों के, बिल्कुल बयानबाजी को भी नीचे लाएं। हाँ, आप जब भी आपने कोई इशू, लेकिन आज की जो फॉरेन ऑफिस की हमारी जो आज गई है बात हुई है, प्रेस टॉक जो है, उसमें तो बड़ा पैसिफाई करने की, यानी कि ईरान की सॉवरेनिटी, ब्रदर स्टेट एंड ऑल दैट। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये भी यही प्रोसीजर है, हाँ, यही एक जो वर्क बुक है वो यही कहती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप नैरेटिव को भी रैशनलाइज करें, ठीक है, और बयानबाजी को भी रैशनलाइज करें और उसको एस्केलेट ना होने दें। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ठीक, इज इट डायलॉग? यस, आई थिंक हमें भी पता है कि वहां पर बीएलए और बीएलएफ को, शुड पाकिस्तान इनिशिएट दैट डायलॉग? पाकिस्तान ऑफर कर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं या होता, कोई मीडिएशन आप बात मेरे कर रहे ख्याल हैं? में कोई हर्ज नहीं होता नेगोशिएट करने में। दोनों के इंटरेस्ट में है कि अक्रॉस द टेबल बैठ जाएं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं या जो पाकिस्तान के ग्रीवेंसेस हैं, उनको एक दूसरे को पता ही है। पता तो है, एक दूसरा तरीका ये भी हो लेकिन सकता एक है, फॉर्मल एक अंदाज अख्तियार कर लें। नहीं, डिप्लोमेसी का पहला फेज ये भी हो सकता है कि यू बिकम क्वाइट, हाँ, स्टॉप अननेसेसरी डिस्कशन ऑन इट, हाँ, ठीक है। एक तो ये जब आप अननेसेसरी डिस्कशन करोगे तो पब्लिक के अंदर भी सेंटीमेंट उनका हाँ, बढ़ता है, और ग्लोबल जो आपके एडवर्सरीज होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये भी बेहतर है। सब पैरिटी में क्या है मिलिट्री, पाकिस्तान और कंपैरिजन, देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया का 1:3, 3:4, नहीं, 1:4. it's not a question of 1 or 2, 3. It's a question of intentions. ठीक You see, war is in any way is a disaster. It's a disaster. दोनों सूरत, डिजास्टर तो you know, the war ताकतवर के लिए भी, कमजोर के लिए भी, दोनों के लिए दोनों होता के है। लिए। तो और खासकर जो दो नेबर हैं, अगर अमेरिकन कम ओवर thousands of miles and do whatever they did in Afghanistan, it's a one story. हाँ, But next door ये और चीज है। आप देखें इजराइल और गजा का
देयर नेक्स्ट डोर नेबर्स और क्या डेवस्टेशन हुई है उसके लिए। तो मेरा सवाल ये होगा और सजेशन भी होगी, हम एडवाइस तो नहीं कर सकते कि डीएस्केलेट करें, ठीक है, नैरेटिव को भी रैशनलाइज और बेशक पाकिस्तान इनिशिएटिव ले ले, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। कोई ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ईरान की पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान भी इनिशिएटिव लेता है और कहता है कि व्हाट इज डन इट इज डन, लेट बायगॉन बी बायगॉन। नो सर, ये भी कहने की जरूरत नहीं होती, बड़ा सिंपल सी बात है, ये इशू है, आए मिल बैठ के बातें और इट इज टू बी रिजॉल्व एंड इट इज टू बी रिजॉल्व नंबर 1 इन द लाइट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं, चार्टर है, उसकी रोशनी में, नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, और जो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके। नंबर 3 सबसे बड़ी बात, it should be in the interest of the people of Iran and it should be in the interest of the people of Pakistan and the region also. अभी हम IPP की बात कर रहे हैं, ईरान पाकिस्तान पेट्रोलियम पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, और आज IPI था जो, तो IPI की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द वे टू गो। उसमें काफी काम हुआ भी हुआ है गालिबन, वो स्टक हुआ है, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट इस किस्म का नहीं है। ईरान इज अंडर सैंक्शंस, हाँ वो सैंक्शंस एट द ग्लोबल रुकावट बनी ना, एट द ग्लोबल लेवल, और वो यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव की हुई हैं। पाकिस्तान सिंपली कैन नॉट थिंक ऑफ और अफोर्ड और डिफाई नहीं कर सकता कि उनको डिफाई करें, और डिफाई तो नहीं हम कर सकते। उसकी वजह यह है कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉज, रेगुलेशंस, ये क्राइम इन अ वे क्राइम है, ये मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू दिस वन, दोनों मुल्कों के लिए इंटरेस्ट में है कि इसके ऊपर बात करें। BLF या BLA या और जो मिसक्रिएंट्स हैं वो ना ईरान के इंटरेस्ट में है कि उनको इनकरेज करें, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, और पाकिस्तान से तो डेफिनेटली कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही, हमें पता है, क्योंकि पाकिस्तान एज ए पॉलिसी नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल नहीं करता, जिसे पहले मैंने अर्ज किया। तो अभी नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करना टू कीप प्रेशर ऑन द अदर साइड, this is not diplomacy, by the way. It could be whatever it is, but this is not the way to deal with this one. और आजकल के environment के अंदर तीसरी बात ये है, ये जो हमारे अरब दोनों के दोस्त हैं, वो चाहे वो सऊदीज हों या गल्फ के लोग हैं, स्टेट्स हों, उनको भी एक किस्म का मुश्किल में डाल दिया होगा हम लोगों ने कि अब वो आया कि किसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके रिपरकशंस होंगे अगर इसको किसी स्टेज पे कंट्रोल ना किया गया। तो मेरा तो एम्फेसिस ये होगा कि दिस वाज नॉट अ वाइज डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ ईरान टू डू व्हाट दे डिड, नंबर 1। नंबर 2, अब वक्त आ गया है, जैसे आपने कहा कि ऐन मुमकिन एक कनाइवेंस हो दोनों साइड की कि इस मेनेस को एड्रेस करें ना, उसको अगला फॉरवर्ड ले लें और मेरे ख्याल में सिट अराउंड द टेबल एंड डेवलप ए स्ट्रेटजी टू डील विद टेररिज्म इन ईरान एंड इन पाकिस्तान एज वेल, ताकि दोनों कंट्री डेवलप कर सकें और फ्यूचर में अपने लोगों का भी वेलफेयर कर सकें। ये ब्रिगेडियर साहब, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। इसमें कोई सम अप कर दें इसको कि अब वे फॉरवर्ड तो यही दिखाई दे रहा है कि अब इसको हम डी एस्केलेट करें, नैरेटिव्स में कोई कन्वर्जेंस लाएं आपस में, और इस जो कॉमन एक हमारा इशू है इसको एड्रेस करें मिलके। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे हैं ही, दोनों ममालिक में कुछ ना कुछ तो हैं, एग्जिस्ट करते हैं जनाब। बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी डायलॉग में खत्म हुई थी, तो दुनिया की तमाम जंगें जो हैं वो अल्टीमेटली डायलॉग में खत्म होती है कि मिलिट्री इंक्लूजन या नहीं, आप तो खुद कई मरतबा कहते रहे कि हमारी बात कर एजेंसियां एडवर्सरी की एजेंसी से भी बात कर रही होती हैं, तो डायलॉग ही। और लेकिन देखिए ना, डायलॉग होते कब है, जब आप होशमंदी का मुजाहरा करते हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये चीज होनी नहीं चाहिए थी ईरान की तरफ से। मतलब इसका क्या रैशनल बनता है, एक मिसाइल मार के आपने क्या गेन कर लिया? डू यू वांट यू कांट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट, गेन तो है ही नहीं। आपकी 1400 किलोमीटर आप उसको टच कर सकते, वो तो फतह आपने पिछले दिनों टेस्ट किया था। बात ये है कि इसके और वॉर जो होती है वो लोगों के इंटरेस्ट में तो नहीं होती ना। आपने खुद कहा वॉर जो विक्टर को भी तबाह करती है और जो हारता है उसको भी तबाह करती है। बिल्कुल। तो ये जब चीजें, और ईरान इराक वॉर पहले हो चुकी है जिसके अंदर कितनी तबाही हुई, जी आपको याद ही है। और इराक ईरान वॉर जो है वो किसके बीहस पे की गई थी, वो भी नॉन फैक्ट है। तो इन दोनों ममालिक को हुआ। पाकिस्तान इंडिया की जंग अगर होती है तो दोनों ममालिक के अंदर लोग ज्यादा सिविलियन शहीद होते हैं, ठीक है, फौजी भी शहीद होते हैं, सिविलियन। तो बात ये है कि ईरान के अंदर, लेकिन इसके लिए मैं आपको ये बताऊं,
इसके लिए ईरानियन लीडरशिप को रैशनैलिटी दिखानी होगी। ठीक। जो वहां पे इस्लामी इनकलाब आया है वो उनके अपने खित्ते के अंदर है, हमारा उस पर कोई असर नहीं है, ना हमारे अंदर उसके असरात ट्रांसफर होने चाहिए, ना हम उसके मूजब हैं, ना हम उसके मुजिद हैं, ना हमने उसके अंदर हिस्सा लिया है। तो बात यह है कि भाई आप क्यों अपनी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग जो है दुनिया के ऊपर इम्पोज एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हिटलर ने इम्पोज करने की कोशिश की। हाँ, वो सफर बहुत किया, फिर उसको नतीजा क्या निकला? जर्मनी तबाह हो गया, सेटबैक। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। नदीर साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, द कंक्लूजन इज कि इसमें रैशनैलिटी मस्ट प्रिवेल ऑन ऑल साइड्स। यानी इस वक्त तो खैर बोथ साइड्स की बात होती है। तो दुनिया में जैसे अभी बात की गई कि किसी भी जंग जो है, जंग की तबाहकारी, इट्स ऑलवेज अ डिजास्टर बोथ फॉर द विक्टर एंड बोथ फॉर द विक्टिम। तो इसलिए जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, हर मसले का हल अमन ही है, और जंगें भी डायलॉग पे ख़त्म होती हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।